Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to study exercise 15.1 and this is trigonometry. In this exercise we are going to study about trigonometric ratios. So I have written all of the trigonometric ratios in front of you. हम trigonometric ratios को already समझ चुके हैं पिछली वीडियो में. हल्का सा उसका रिव्यू ले लेते हैं और इस एक्सरसाइज में टोटल 7 सवालात हैं, तो मैं तमाम के तमाम सवालात में ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके सामने लिखे रहने दूंगा ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन को रिलेट करने में और उसको समझने में आसानी हो. हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा था, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक. हमने इसमें से फर्स्ट लेटर हर वर्ड का लेके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को बनाया था. किस तरीके से देखें, जैसे सम पीपल हैव, यहाँ से लिया एस साइन थीटा. थीटा हमने सपोज कर लिया, एंगल दिया हुआ नहीं है, कोई फिगर नहीं दी हुई. फिर पीपल पी लिया, परपेंडिकुलर एच लिया और हाइपोटेन्यूज बना दिया. इसी तरीके से यहाँ से क्या है, कॉस इक्वल्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और ये क्या है, टेन इक्वल्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस. फिर इसके बाद बाकी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो इन्हीं का इन्वर्स हैं. जैसे कॉट 10 का इन्वर्स है तो इसको इन्वर्स करें, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. अब इसका इन्वर्स जो है वो सेक है तो इसे इन्वर्स कर लें, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस. और साइन का इन्वर्स कॉसेक है तो इसका इन्वर्स कर लें, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर. आई होप आपको यहाँ तक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की तमाम अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है. अब हम देखेंगे क्वेश्चन 1 को, और क्वेश्चन 1 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. यानी आपने ये बताना है कि जो आपको जुमले दिए गए हैं, मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उन्हें आप बताएंगे कि वो सही हैं या गलत हैं. ये मैथमेटिकल सेंटेंसेस हम ट्रू और फॉल्स अकॉर्डिंग टू गिवन फिगर करेंगे. आपको क्वेश्चन में सिर्फ एक ही फिगर दी जा रही है जिसमें एंगल अल्फा, एंगल बीटा और ट्राइंगल का नाम ABC दिया जा रहा है. मैंने इसे डिफरेंट करके यानी 2 पार्ट्स में डिवाइड करके लिखा है. यहाँ मैंने एंगल बीटा लिखा और इसमें एंगल अल्फा लिखा. ऐसा करने की वजह यह है क्योंकि आप जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज फिक्स साइड है, जो 90 डिग्री के अपोजिट है, ये फिक्स साइड है तो हम इसे हाइपोटेन्यूज कहेंगे. लेकिन बेस और परपेंडिकुलर डिपेंड करते हैं किस पे, एंगल पे. जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं उस एंगल पे डिपेंड करते हैं. सो व्हेन वी सी दिस ट्रायंगल, सो व्हाट वी सी हियर, इफ वी कंसीडर दिस, तो हम इस एंगल को क्या कहेंगे, बीटा. बीटा के हिसाब इससे जो इसके साथ जॉइंट है, जो एडजेसेंट साइड है, इसे हम क्या कहेंगे, बेस. और इसके ऑपोजिट साइड को हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं. इसी तरीके से अगर हम इसी ट्रायंगल को देखें लेकिन हम एंगल को डिफरेंट कंसीडर करें, अब हम बीटा के बजाय अल्फा को कंसीडर करेंगे तो आप देख सकते हैं अल्फा के हिसाब से फिर बेस ये हो जाएगी और परपेंडिकुलर ये होगा. हाइपोटेन्यूज फिक्स है, हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट या साइड को ही कहा जाएगा. अब जितने क्वेश्चन आपके सामने या स्टेटमेंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं, आपने इनकी वैल्यूज़ को जस्टिफाई करना है और देखना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है. जैसे हम पहले बीटा के तमाम क्वेश्चंस को देख लेते हैं और फिर हम अल्फा के तमाम क्वेश्चंस को देख लेंगे. आप याद रखिएगा कि जब आप बीटा के क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो हम बीटा के हिसाब से ही परपेंडिकुलर और बेस को कंसीडर करेंगे और हाइपोटेन्यूज फिक्स साइड है. अब हम देख रहे हैं कि साइन बीटा जो है वो क्या दिया जा रहा है, A/C, यानी A/C वैल्यू दी जा रही है. वी नीड टू सी वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स. हम कैसे देखेंगे, साइन किसके बराबर है, साइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के हिसाब से आप देखेंगे तो यहाँ क्या दिया जा रहा है, परपेंडिकुलर A और हाइपोटेन्यूज क्या दिया जा रहा है, C. तो क्या ये A/C बन रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये A/C ही बन रहा है. तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है. आप ट्रू लिख दें, T लिख दें या टिक का साइन लगा दें. अब हमने देखा कि सेकंड क्या है, कॉस बीटा. कॉस बीटा, कॉस किसके बराबर है, कॉस बराबर है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के. तो हम देखते हैं कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या बन रहा है, B/C. तो क्या ये B/C है, बिल्कुल है, ये भी ट्रू है. इसी तरह हम देखेंगे 10 क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो हम देखते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस A/B बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस A/B. लेकिन ये आपको क्या दिया जा रहा है, B/A. तो इसका मतलब है कि ये गलत है, दिस इज फॉल्स. तो आप यहाँ क्रॉस लगा दें, इट्स नॉट ट्रू.
अब हम देख रहे हैं कि 10 दोबारा हमें 10 दिया जा रहा है और ये कॉट दिया जा रहा है। हमने क्या डिस्कस किया था कि 10 और कॉट एक दूसरे का इन्वर्स हैं, और आप ये देखें यहाँ 10 बीटा है और ये भी कॉट बीटा है। जब एंगल भी सेम हो और वो इन्वर्स फॉर्म में दिए जाएं तो आपको उसे किसी किस्म की जस्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, आप उसे डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये ट्रू है क्योंकि कॉट 10 का इन्वर्स है। इसी तरह अगर आपको यूँ लिखा हुआ दे दिया जाता कि कॉसेक थीटा इज इनवर्स ऑफ साइन थीटा, अगर ऐसे लिखा हुआ देंगे तो आप डायरेक्ट उसको ट्रू कह देंगे, आप उसकी वैल्यूज़ को चेक ना भी करें फिर भी आपको ये बात मालूम है। फिर हम देखते हैं क्या दिया हुआ है, सेक अल्फा और कॉस बीटा। अब हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे और देखेंगे कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। हम देखेंगे ये अल्फ़ा है तो हमें इसे अल्फ़ा के हिसाब से देखना पड़ेगा, और ये बीटा है तो हमें बीटा के हिसाब से देखना पड़ेगा। सेक अल्फ़ा, सेक क्या है, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, तो आप यहाँ से लेंगे हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस जो कि क्या बनेगा, सी अपॉन ए। हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस अल्फ़ा के हिसाब से सी अपॉन ए बना। हम इक्वल का साइन लगाएंगे, 1 लिखा, और यहाँ क्या है, कॉस बीटा। कॉस किसके बराबर है, कॉस है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो हम यहाँ देखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है, बी अपॉन सी, तो हम यहाँ लिखेंगे b अपॉन सी। अब आप इसे खुद देख सकते हैं कि इस साइड पे a मौजूद है, यहाँ b मौजूद है, ये c तो सेम है लेकिन फर्दर सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। जो डिफरेंस आपको वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि a और b अलग अलग साइड है, मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो ये तब भी आपस में इक्वल नहीं आएंगे, तो यहाँ इक्वल का साइन दिया हुआ है तो इसका मतलब कि ये फॉल्स है, ये गलत है। इसी तरह अब हम आते हैं बाकी पार्ट्स की तरफ, हम देखते हैं कि बाकी पार्ट्स हमें क्या बता रहे हैं। ये दिया हुआ है कॉट अल्फ़ा, फिर इसकी वैल्यू दी जा रही है, तो कॉट अल्फ़ा, कॉट किसके बराबर है, कॉट है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हम यहाँ लिखेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर मींस a ओवर b, तो ये a ओवर b ही है, ये ट्रू दिया जा रहा है। इसी तरीके से हम सेक की बात करते हैं, तो सेक किसके बराबर है, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, तो अब हम लिखेंगे हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस मींस c ओवर a, तो c ओवर a ये तो b दिया जा रहा है, इसका मतलब कि ये गलत दिया जा रहा है, इसकी वैल्यू होनी चाहिए थी c अपॉन a और ये c अपॉन b दिया जा रहा है। इसी तरह हम नेक्स्ट देखते हैं कॉसेक अल्फ़ा, तो कॉसेक किसके बराबर है, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हम देखते हैं हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर c अपॉन b बनेगा, ये तो c अपॉन a दिया जा रहा है, इसका मतलब ये गलत दिया जा रहा है। फिर हम देखते हैं कॉसेक अल्फ़ा, कॉसेक अल्फ़ा, कॉसेक किसके बराबर है, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, हम यहाँ देखेंगे हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका मतलब इसकी वैल्यू बनेगी c अपॉन b, और यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या बनेगा, 1 अपॉन साइन बीटा, साइन किसके बराबर है, साइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, लेकिन हम बीटा के हिसाब से कंसीडर करेंगे तो हमें यहाँ देखना पड़ेगा बीटा वाली साइड, तो बीटा में हम क्या देखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर क्या है a और हाइपोटेन्यूस क्या है c, तो हमने 1 लिखा, 1 के बाद क्या लिखेंगे, a अपॉन c, a अपॉन सी को जब मैं इन्वर्स करूंगा ऊपर आएगा तो ऊपर आके क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा c अपॉन a, ये क्या है c अपॉन b और ये क्या है c अपॉन a, तो जाहिर है ये आपस में बराबर नहीं हो सकता, इसे भी हम कहेंगे कि ये फॉल्स है। फिर लास्ट क्या दिया जा रहा है, साइन अल्फ़ा इक्वल्स 1 ओवर कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा, साइन किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस अल्फ़ा के हिसाब से देखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या बनेगा, b अपॉन c, और यहाँ हमने क्या लिखा 1 और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, कॉस अल्फ़ा, कॉस क्या है, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस क्या है a अपॉन c, a अपॉन c, आप देख सकते हैं b अपॉन c, a अपॉन c से सिंप्लीफाई करेंगे तो c अपॉन a आएगा, लेकिन आप वाज़े तौर पे देख सकते हैं कि b और a डिफरेंट है, तो चाहे मैं इसे सिंप्लीफाई करूं या ना करूं ये बात मुझे मालूम है कि ये आपस में इक्वल नहीं आएंगे, तो हमने यहाँ इसके क्रॉस लगा दिया यानी ये फॉल्स है। आई होप आपको क्वेश्चन 1 समझ आया होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन 2 को सिंप्लीफाई करेंगे और उसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ही स्टडी करेंगे।
क्वेश्चन 2 में आपको ट्रायंगल दी जा रही है। ट्रायंगल को दोबारा मैंने 2 दफ़ा बनाया। अब आप ये समझ चुके हैं 2 दफ़ा ट्रायंगल बनाने का मकसद ये है कि आप हर एंगल के हिसाब से उसकी साइड्स को कंसीडर करें। पहले हमने देखा ए एंगल के हिसाब से आप देखते हैं ये 90 डिग्री की ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूस है, और एंगल के जब हम ए कंसीडर करें तो इसकी ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर है और इसके साथ जो है ये बेस मौजूद है। सिमिलरली आप एंगल बी के हिसाब से देख सकते हैं कि 90 डिग्री के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूस है, बी एंगल के ऑपोजिट परपेंडिकुलर है और बी एंगल के साथ जो है वो बेस है। अब हमें इनकी वैल्यूज़ भी दी जा रही हैं। वैल्यूज़ क्या हैं? हाइपोटेन्यूस 20 दिया जा रहा है, परपेंडिकुलर 16 है और बेस 12 दिया जा रहा है। हम इन वैल्यूज़ को कंसिडर करेंगे। यहाँ मैंने किसी भी क्वेश्चन का नंबर नहीं लिखा, जो रोमन नंबर 1 2 3 करके 12 तक लिखे थे वो तमाम क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के ही थे। 6 क्वेश्चन जो है वो एंगल ए के हिसाब से और 6 क्वेश्चन एंगल बी के हिसाब से मैंने इन्हें ऑर्डर में ही लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर जो कि बुक में दिया जा रहा है उसे इग्नोर कर दीजिए, लेकिन इस तरह सिंप्लीफाई करने से भी आप तमाम के तमाम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब हम देखते हैं साइन मेजरमेंट एंगल ए। साइन किसके बराबर है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना है? 16 और हाइपोटेन्यूस कितना है? 20। अगर मैं इसे कैंसिल करूं, कैंसिल कौन से टेबल से होगा? ये डायरेक्ट आप इसे 4 के टेबल से कैंसिल कर सकते हैं। 4 टाइम्स 4 इज 16 एंड 4 टाइम्स 5 इज 20। अगर आप ज़्यादा आसानी के साथ सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि साइन का ऑपोजिट क्या होता है? कॉसेक। कॉसेक साइन का ऑपोजिट है। आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 5/4। सिंप्लीफाई ऐसे भी किया जा सकता है। इसी तरीके से हम देखेंगे कॉस मेजरमेंट एंगल ए। कॉस किसके बराबर है? कॉस है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है? 12, तो हम यहाँ लिखेंगे 12/20, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस लिखा। दोबारा 4 के टेबल से डायरेक्ट कैंसिल करेंगे तो हम क्या कहेंगे? 4 टाइम्स 3 इज 12 एंड 4 टाइम्स 5 इज 20। आपको मालूम है कि कॉस का ऑपोजिट सेक है। हम यहाँ इसकी वैल्यू डायरेक्टली इसे ऑपोजिट करके लिख सकते हैं, 5/3 करके लिख लिया। फिर इसके बाद हम देख रहे हैं टेन मेजरमेंट एंगल ए। टेन क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम देखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बनेगा? 16/12। 16/12 को अगर आप 4 के टेबल से कैंसिल करेंगे तो 4 टाइम्स 4 इज 16 एंड 4 टाइम्स 3 इज 12। कॉट जो है वो 10 का ऑपोजिट है, तो आप इसे इन्वर्स करके लिख लेंगे 3/4। अगर आप चाहें तो कंप्लीट सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। इसी तरह हम एंगल बी को कंसीडर करते हैं। पहले दिया हुआ है साइन मेजरमेंट एंगल बी। साइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर क्या दिया जा रहा है? 12 दिया जा रहा है और हमें हाइपोटेन्यूस क्या दिया जा रहा है? 20। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 4 के टेबल से कैंसिल करें, 4 टाइम्स 3 इज एंड 4 टाइम्स 5 इज 20। अब हमने इसके बाद देखा कि साइन का ऑपोजिट क्या है? कॉसेक है। सो वी कैन डायरेक्टली राइट दैट वैल्यू विच विल बी 5/3। फिर इसके बाद हम देख रहे हैं कॉस मेजरमेंट एंगल बी। अब कॉस किसके बराबर है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है? 16 और हाइपोटेन्यूस क्या है? 20। तो अब हम इसे कैंसिल करेंगे, 4 टाइम्स 4 इज 16, 4 टाइम्स 5 इज 20। कॉस का ऑपोजिट सेक है। हम इसे यहाँ इन्वर्स लिख सकते हैं, इट इज़ 4/5, सो इट विल बी 5/4। फिर इसके बाद हम देखेंगे टेन मेजरमेंट एंगल बी। टेन किसके बराबर है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब हम देखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज 12/16। लेट्स कैंसिल इट, और कैंसिल 4 के टेबल से होगा, 4 टाइम्स 3 इज 12 एंड 4 टाइम्स 4 इज 16। कॉट जो है वो 10 का इन्वर्स है, इसका इन्वर्स लिख लें 4/3। बहुत ही आसान सवाल था और ये आपके लिए मज़ीद आसान हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जब आपके सामने लिखी हुई थी। इसके बाद हम क्वेश्चन 3 को समझते हैं। क्वेश्चन 3 समझने से पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम ऑलरेडी थ्योरम में समझ चुके हैं उसे रिवाइज कर लेते हैं।
क्या पॉइंट था, जब एंगल बराबर होते हैं तो उनकी ऑपोजिट साइड्स भी बराबर होती हैं। जैसे आप देखें यहाँ ये 45 डिग्री एंगल है और ये भी 45 डिग्री एंगल है और ये 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री को तो आप देख सकते हैं कि इसकी ऑपोजिट साइड जो है वो हाइपोटेन्यूस है, जिसे हम स्मॉल सी कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस, क्योंकि इस ट्राइंगल का नाम ABC है। तो कैपिटल C के ऑपोजिट साइड को स्मॉल c और इसकी वैल्यू √2 दी जा रही है। लेकिन बाकी जब आप परपेंडिकुलर और बेस की बात करेंगे तो अगर आप इस एंगल को कंसीडर करेंगे एंगल B जो कि 45 डिग्री है, तो इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर और ये बेस बनेगा। और अगर आप 45 इसे कंसीडर करेंगे तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। लेकिन क्योंकि दोनों एंगल 45 डिग्री हैं और दोनों के ऑपोजिट साइड भी आपस में बराबर हैं, तो इस क्वेश्चन में इस बात से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप एंगल B लें या एंगल A लें, क्योंकि दोनों एंगल 45 डिग्री ही हैं और आप देख सकते हैं कि इनकी वैल्यूज़ भी सेम है, यानी 1 दी जा रही है। तो हम इस एंगल को 45 डिग्री को कंसीडर करके मैंने परपेंडिकुलर और बेस लिख लिया और तमाम की तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को हम इसके मुताबिक ही सॉल्व करेंगे, उनकी वैल्यूज़ को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। बहुत आसान सवाल है। कैसे दिया हुआ है, सबसे पहले है साइन थीटा, तो हम यहाँ क्या कहेंगे, साइन 45 किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना दिया जा रहा है, परपेंडिकुलर है 1 और हाइपोटेन्यूज कितना दिया जा रहा है, √2। मैंने आपको अभी क्वेश्चन में बताया कि आप ज़्यादा जल्दी सिंप्लीफिकेशन के लिए उसके फॉरन इन्वर्स वैल्यू को भी कंसीडर कर लें, तो आप देखेंगे कि साइन का इन्वर्स कॉसेक है, तो अगर ये 1 अपॉन √2 है तो इसका इन्वर्स √2 अपॉन 1, लेकिन 1 डिनोमिनेटर में नहीं लिखा जाता, तो हम क्या लिखेंगे, √2 लिख लेंगे। डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब डिनोमिनेटर ना दिया हो तो अंडरस्टूड 1 ही है, और 1 जब किसी भी नंबर को डिवाइड किया जाता है तो वो नंबर सेम रहता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं cos 45, तो cos किसके बराबर है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है 1 और हाइपोटेन्यूज कितना है √2, तो ये भी सेम वैल्यू आ गई। लेकिन यहाँ हमने परपेंडिकुलर लिया था, यहाँ हमने बेस लिया। अब हम देखते हैं कि cos का ऑपोजिट क्या है, sec, तो 45 डिग्री के हिसाब से जब इसका ऑपोजिट करेंगे तो √2 अपॉन 1, वही बात कि √2 लिखेंगे, लेकिन डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखा जाता। फिर इसके बाद हम बात करते हैं tan थीटा की। tan थीटा क्या है, या यहाँ हम tan 45 की बात करेंगे। tan है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हम लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जिसका मतलब है 1 अपॉन 1। 1 अपॉन 1 क्या है, 1 अपॉन 1 डेफिनेटली 1 ही है, और आप इसका इन्वर्स करेंगे तो वो भी 1 ही आएगा। cot जो है वो tan का इन्वर्स है। ये बहुत आसान क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 में हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करना है। हम देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया जा रहा है, साइन अल्फा इक्वल्स कॉस बीटा। साइन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हम अल्फा के हिसाब से देखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा, a अपॉन c। और हम देख रहे हैं कॉस बीटा, पहले कॉस को देखते हैं। कॉस क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हम बीटा के हिसाब से देखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, a अपॉन c। हम यहाँ लिख लेंगे a अपॉन c और इसके आगे लिख देंगे प्रूव्ड, क्योंकि हमें प्रूव करने को कहा था। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, तो ये प्रूव हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, tan अल्फा इक्वल्स कॉस बीटा। tan अल्फा क्या है, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अल्फा के हिसाब से देखेंगे यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है, a अपॉन b। हम यहाँ लिखेंगे a अपॉन b, इक्वल का साइन लगाएंगे, कॉट बीटा। कॉट है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, लेकिन बीटा के हिसाब से देखेंगे, अब देखें कॉट है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या है, a अपॉन b, और आगे क्या लिख देंगे, प्रूव्ड, कि ये हम साबित कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं। फिर इसके बाद देखते हैं सेक अल्फा और कॉसेक बीटा। सेक क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस ये है c अपॉन b, तो हम लिखेंगे c अपॉन b। फिर ये किसके बराबर है, कॉसेक बीटा। कॉसेक क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो बीटा के हिसाब से हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये भी क्या आ जाएगा, c अपॉन b, और ये प्रूव हो गया। तो हम इसे क्या लिखेंगे,
प्रूव्ड। इसी तरह साइन बीटा इक्वल्स कॉस अल्फा, साइन बीटा, साइन क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस बी अपॉन सी, और फिर क्या दिया जा रहा है कॉस अल्फा, कॉस अल्फा के हिसाब से देखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है बी अपॉन सी, और हम लिख देंगे प्रूव्ड। लॉजिकली सिंप्लीफाई करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। टेन बीटा और कॉट अल्फा, टेन क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बनेगा बी अपॉन ए। फिर इक्वल का साइन लिखा, कॉट अल्फा, कॉट क्या है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यहाँ पे आ जाए बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या बना बी अपॉन ए, और हम इसे क्या लिख देंगे प्रूव्ड। ये हम साबित कर चुके हैं। अब हम इसके लास्ट पार्ट को देखते हैं। सेक बीटा इक्वल्स कॉसेक अल्फा, सेक किसके बराबर है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हम देखेंगे बीटा जहां दिया हुआ है बीटा के हिसाब से क्या है सेक बीटा, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस सी अपॉन ए बनेगा, और फिर इक्वल का साइन लगाएंगे। कॉसेक अल्फा, कॉसेक है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, अब हम देखेंगे सी अपॉन ए, और हमने इसे क्या लिखा प्रूव। मैं आपको एक बात दोबारा दोहराता चलूं कि ये एक ही डायग्राम है, लेकिन मैंने आपको अलग अलग इसलिए बना के दी क्योंकि यहाँ पे हम अल्फा एंगल कंसीडर करें और यहाँ हम बीटा एंगल कंसीडर करें, जिसके हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो रहा था। तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैंने इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करके अलग अलग डायग्राम बना दी, लेकिन जब आप बुक में देखेंगे तो ये आपको एक ही डायग्राम नज़र आएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी ठीक तरीके से समझ आया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। अब हम क्वेश्चन 5 पार्ट 1 और पार्ट 2 को सिंप्लीफाई करेंगे। इसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करना है। याद रखिएगा कि कभी भी क्वेश्चन में आपको कहा जाए प्रूव दैट, तो आप सॉल्यूशन की जगह प्रूफ की हेडिंग देंगे, और अगर लिखा हो वेरीफाई दैट तो आप हेडिंग देंगे वेरिफिकेशन। अब हम इसे सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाते हैं। हमें क्या दिया जा रहा है कॉट अल्फा इक्वल्स कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा। अब हम यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन फिगर, और फिर हम उसे सिंप्लीफाई करेंगे। आप देख सकते हैं कि तीनों में अल्फा एंगल मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि हम जो भी वैल्यूज कंसीडर करेंगे अकॉर्डिंग टू अल्फा एंगल कंसीडर करेंगे, यानी हम इस फिगर को जहन में रखेंगे। पहला क्या दिया जा रहा है कॉट अल्फा। आप देख सकते हैं कि कॉट किसके बराबर है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या बनेगा ये बनेगा बी ओवर ए। आप कॉट ये लिखने के बाद प्रूफ के बाद आप क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, क्वेश्चन को लिखेंगे कॉट अल्फा इक्वल्स कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा, और फिर हम इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे। कॉट अल्फा क्या है बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी बी अपॉन ए, तो हम यहाँ लिख लेंगे बी अपॉन ए इक्वल्स फिर क्या है कॉस अल्फा और फिर है ओवर साइन अल्फा। कॉस किसके बराबर है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हम यहाँ फ्रैक्शन का साइन लगा देते हैं, न्यूमरेटर की वैल्यू ऊपर लिखेंगे, डिनोमिनेटर की नीचे लिखेंगे। न्यूमरेटर में कॉस अल्फा दिया है तो कॉस क्या है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बनेगा बी अपॉन सी। और यहाँ साइन है, साइन क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा ए अपॉन सी। अब आप क्या काम कर सकते हैं, यहाँ डिनोमिनेटर में c मौजूद है, यहाँ भी डिनोमिनेटर में c मौजूद है, तो इन्हें आपस में कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद यहाँ क्या बचा b अपॉन ए इक्वल्स यहाँ भी क्या बचा b अपॉन ए, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 बच रहा है और जब 1 डिनोमिनेटर में बच जाए तो उसे नहीं लिखते। इस स्टेप पे जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए तो आप लिख लेंगे प्रूव्ड। सिमिलर प्रोसेस के साथ हम सेकेंड क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। टेन अल्फा इक्वल्स साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा, तो हम यहाँ लिखते हैं पहले टेन अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। टेन अल्फा, टेन किसके बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब ये है कि आप यहाँ इस अल्फा के हिसाब से कंसीडर करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
तो परपेंडिकुलर a अपॉन बी आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ गई a अपॉन बी। इसे एज इट इज सिंप्लीफाई करेंगे। अब साइन अल्फा, साइन क्या है, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जो है वो a अपॉन सी बनेगा। इसी तरीके से हम देखते हैं कॉस अल्फा, कॉस क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हम यहाँ लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज b ओवर c लिखेंगे। डिनोमिनेटर सेम है यानी c से c कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखा जाता, तो आप देखें कि दोनों साइड इक्वल आ गई, a अपॉन बी इज इक्वल टू a अपॉन बी। और जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए तो हम क्या लिखेंगे, प्रूव्ड। अब हम क्वेश्चन 5 के थर्ड और फोर्थ पार्ट को समझते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सिर्फ आपको यहाँ एंगल का डिफरेंस नज़र आएगा। जैसे फर्स्ट और सेकंड पार्ट में आपको अल्फ़ा दिया जा रहा था तो यहाँ बीटा दिया जा रहा है। जब हमें अल्फ़ा दिया गया तो हम अल्फ़ा के हिसाब से ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं, और जब बीटा दिया जाए तो बीटा के हिसाब से ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे। अब बीटा के हिसाब से हमने इसे कंसीडर किया और इसके हिसाब से ये सिंप्लीफिकेशन आपके सामने मौजूद है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन 5 पार्ट 5 एंड पार्ट 6 को सिंप्लीफाई करते हैं। अब आप क्वेश्चन देखें क्या लिखा हुआ है, tan अल्फ़ा cot अल्फ़ा इक्वल्स 1। आप जानते हैं कि tan और cot एक दूसरे के इन्वर्स हैं। जब इन्वर्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमेशा कैंसिल होके आंसर 1 ही आता है। हम सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ फिर अल्फ़ा दिया जा रहा है, इसका मतलब हम अल्फ़ा एंगल को कंसीडर करेंगे, और tan हमें मालूम है परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो हम यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या लिखेंगे, a अपॉन b। और आपको मालूम है कि cot है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या बनेगा, b अपॉन a इक्वल्स 1। b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, जब मल्टीप्लिकेशन में कैंसिल होता है तो 1 बचता है। यहाँ क्या बच गया 1, और यहाँ भी क्या बचा 1, और यहाँ हम क्या लिख देंगे, प्रूव्ड, क्योंकि ये प्रूव हो गया। और आपको जैसे कहा था कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जब भी मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर 1 ही आएगा। सिमिलरली आप देखें कि साइन अल्फ़ा और कॉसेक अल्फ़ा एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, तो जब हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर 1 ही आना चाहिए। साइन अल्फ़ा और कॉसेक अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा जो है किसके बराबर है, साइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ देखेंगे कि अल्फ़ा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है a अपॉन c, मल्टीप्लाई बाय कॉसेक क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, इसी का इन्वर्स यानी c अपॉन a। यहाँ देखेंगे हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर c अपॉन a किसके बराबर है 1, c से c कैंसिल, a से a कैंसिल, तो 1 किसके बराबर आ गया 1, और जब दोनों साइड आपस में बराबर आ जाएंगी तो हम क्या लिखेंगे, प्रूव्ड। पार्ट 5 और पार्ट 6 की तरह पार्ट 7 और पार्ट 8 भी इन्वर्स जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका आंसर भी 1 ही आएगा। आप देख रहे हैं कि साइन बीटा और कॉसेक बीटा इक्वल्स 1, साइन और कॉसेक एक दूसरे का इन्वर्स हैं। जब हमने इनकी वैल्यू बीटा एंगल के हिसाब से पुट किया तो 1 इक्वल्स 1 आया, और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आई और प्रूव हुई। और सिमिलरली आप अगला क्वेश्चन भी देख सकते हैं। क्वेश्चन 5 के लास्ट 2 पार्ट्स भी आपके सामने लिखे हैं। आप देख सकते हैं कि अल्फ़ा के हिसाब से इसको सिंप्लीफाई किया और इसे बीटा के हिसाब से सिंप्लीफाई किया, और आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन 6 को समझने की कोशिश करेंगे। आफ्टर क्वेश्चन 5 वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई क्वेश्चन 6। इट इज़ एन ईजी क्वेश्चन, लेट्स सी व्हाट इट डिमांड्स। ये हमसे क्या पूछ रहा है, कह रहे हैं कि नेम द गिवन रेशो, यानी आपको एंगल बताया जा रहा है और साइड्स बताई जा रही हैं और आपने रेशो के बारे में बताना है। पहला क्या है 17/15 और थीटा की बात की जा रही है, इसका मतलब हम थीटा एंगल को कंसीडर करेंगे। 17/15 हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस कौन सी रेशो बनाता है, यहाँ चेक करेंगे। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस सेक थीटा की बात करें तो आप इसे कंप्लीटली लिखेंगे कि सेक थीटा किसके बराबर है 17/15, यानी रेशो कौन सा था, सेक थीटा। फिर इसके बाद नेक्स्ट दिया जा रहा है 17/8 और थीटा की ही बात की जा रही है, तो हम देखेंगे कि 17/8 हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर की बात हो रही है। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कॉसेक थीटा को रिप्रेजेंट करता है, तो यहां हम लिख देंगे कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 17/8। नेक्स्ट इसके बाद हमें दिया जा रहा है 15/8 और ये भी थीटा ही है, तो हम देखेंगे कि 15/8 बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या है कॉट, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉट थीटा
जो एंगल गिवन होगा वही एंगल लिखा जाएगा और कॉट थीटा की वैल्यू क्या है 15/8। नेक्स्ट इसके बाद दिया जा रहा है अल्फा के हिसाब से, तो अल्फा के हिसाब से इस एंगल को कंसीडर किया जाएगा 17/15। अब 17/15 क्या बन रहा है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कॉसेक को शो करता है, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉसेक, लेकिन हम एंगल चेंज कर देंगे अल्फा और इसकी वैल्यू क्या है 17/15। 17/15 लिखने के बाद नेक्स्ट रेशो को देखते हैं, क्या रेशो बन रही है 8/15 और अल्फा की बात की जा रही है। अल्फा के हिसाब से 8/15 बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो आप यहां देखें बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट को शो करेगा, तो हम लिखेंगे कॉट अल्फा और कॉट अल्फा क्या है 8/15। नेक्स्ट इसके बाद दिया जा रहा है 17/8 और अल्फा की बात की जा रही है, तो 17/8 क्या है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस सेक के बारे में बात करें, लेकिन सेक के साथ हम थीटा नहीं बल्कि अल्फा लिखेंगे और वैल्यू क्या है 17/8। ये बहुत ही आसान सवाल था जैसे कि मैंने आपसे शुरू में कहा। इसके बाद हम आखिरी क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 7 के पार्ट्स को सिंप्लीफाई करेंगे। लेट्स सॉल्व दीज टू पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन 7। हमें क्या दिया जा रहा है सेक थीटा होल स्क्वायर माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स 1। हम यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे, थीटा यानी एक ही आपको एंगल बताया जा रहा है। अब मैंने इसमें परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज नहीं लिखा, लेकिन अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसके हिसाब से 90 डिग्री के हिसाब से ये हाइपोटेन्यूज है, यहाँ सिर्फ एक एंगल थीटा की ही बात की जा रही है, तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। अब हमें क्या कहा जा रहा है सेक थीटा, सेक क्या है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हम कहेंगे हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस कितना है 5/4 और इसका क्या जाएगा होल स्क्वायर। फिर इसके बाद क्या दिया जा रहा है टेन थीटा, टेन किसके बराबर है 10 है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या बन जाएगा 3/4 होल स्क्वायर और ये किसके बराबर है 1 के बराबर है। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, स्क्वायर लेंगे यानी 25 क्या होगा 5 टाइम्स 5 इज 25, 4 टाइम्स 4 इज 16, माइनस का साइन 3 टाइम्स 3 इज 9 एंड 4 टाइम्स 4 इज 16 और ये क्या आ जाएगा 1। अगर हम इन दोनों का एलसीएम लें, आपको ये बात मालूम है कि जब डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर को आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। तो डिनोमिनेटर सेम था तो इसलिए हम डायरेक्ट 25 माइनस 9 कर लेंगे और इक्वल्स 1 है। अब 25 में से जब 9 माइनस होगा तो क्या बचेगा 16 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है 16 इज इक्वल टू 1। जब हम 16 को 16 से कैंसिल करेंगे तो ये क्या बचेगा 1, यानी 16 टाइम 1 इज 16, तो क्या हो जाएगा 1/1। 1/1 को हम क्या लिखेंगे 1 ही लिखेंगे और ये किसके बराबर है 1 के बराबर ही है। हमसे क्या कहा जा रहा था इज इट ट्रू, यानी हमें ये प्रूव करना था कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो हम कहेंगे यस इट इज ट्रू, तो हम यहाँ आंसर लिख लेंगे यस इट इज ट्रू और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन भी सिंप्लीफाई करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है कोसेक थीटा होल स्क्वायर माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स 1। इसे सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि इसका क्या आंसर आएगा। कोसेक थीटा, कोसेक किसके बराबर है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर यानी 5/3 होल स्क्वायर और यहाँ क्या आएगा माइनस कॉट किसके बराबर है बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी 4/3 और इसका भी क्या आएगा होल स्क्वायर और ये क्या है 1 के बराबर। इसे स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 25 और यहाँ क्या आ जाएगा 9, यहाँ क्या आ जाएगा 16 और यहाँ भी क्या आ जाएगा 9 इक्वल्स 1। आपको मैंने कहा था कि डिनोमिनेटर सेम हो तो आप डायरेक्ट भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। डिनोमिनेटर क्या है 9 है, आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन करेंगे 25 माइनस 16 और ये क्या आ जाएगा 1। 25 माइनस 16 9/9 और ये क्या हो जाएगा 1। 9 से 9 कैंसिल हुआ, क्या बचा 1 इक्वल्स 1 और इसी तरह हम यहाँ भी लिख लेंगे कि यस इट इज़ ट्रू, यानी ये स्टेटमेंट भी ठीक है, ये सही दिया जा रहा है यस इट इज़ ट्रू। इसके बाद मज़ीद हम 4 पार्ट्स हैं उसको भी सिंप्लीफाई करके देखते हैं। क्वेश्चन 7 का 3rd और 4th पार्ट
हम यहाँ देखते हैं कैसे सिंप्लीफाई किया गया। सेक थीटा और कॉसेक थीटा दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं, वैल्यूज पुट की, कैंसिलेशन की, 1 = 1 आया, ये स्टेटमेंट ट्रू है। इसी तरीके से कॉसेक थीटा और साइन थीटा एक दूसरे का इन्वर्स हैं, इनकी वैल्यूज को पुट किया और हमने देखा कि 1 = 1 आया, तो हम ये कहेंगे कि ये गिवन स्टेटमेंट ट्रू था। इसके बाद सिर्फ आखिर के 2 पार्ट्स हैं, उन्हें भी समझने की कोशिश। क्वेश्चन 7 के लास्ट 2 पार्ट्स आपके सामने सिंप्लीफाई हुए हैं। टेन थीटा और कॉट थीटा दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं और दोनों की वैल्यूज को अकॉर्डिंग टू द गिवन फिगर हमने जब पुट किया और उसे सिंप्लीफाई किया तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट निकला। इसी तरीके से कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल्स कॉट थीटा, जब इसकी भी वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर आपके सामने मौजूद है। आई होप आज की वीडियो भी दूसरी वीडियोज़ की तरह आपको पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए अगर किसी भी किस्म की कोई सजेशन आपके माइंड में है या आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं। आपने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा, वी आर वेरी मच थैंकफुल टू यू फॉर दिस। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।